नमस्कार। आज हम बात करेंगे असम के सुगंधित स्वाद, जी हाँ, चाय की। और हम प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क का पहला पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिनसे वो है विशाल व्यक्तित्व के प्रभावशाली चाय प्लांटर माननीय श्री कमलेश सिंह जी, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और एक मिसाल कायम की है चाय उद्योग में। बराक वैली के सफलतम व्यक्तित्व, उनसे आज हम मुखातिब हो रहे हैं। माननीय श्री कमलेश सिंह जी का स्वागत है। हम इनसे बातचीत करेंगे कैसे आपने अपने जीवन में इस सफलता को प्राप्त किया है। विस्तार पूर्वक ये पॉडकास्ट चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपके परिवार के बारे में। असम से हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता है। हमारे पिताजी गोरखपुर से आसाम डिब्रूगढ़ में आए थे और उस समय कुछ दिन बाद मेरा जन्म हुआ था 1952 में। और फिर यहाँ देखभाल और पढ़ने की सुविधा नहीं होने से मुझे गोरखपुर में ही ले गए और हमारा सारा एजुकेशन पढ़ाई गोरखपुर से ही हुआ। लेकिन पूरे एजुकेशन के बाद फिर हम आसाम में आए और मेरा पूरा जीवन जो है वो आसाम को ही समर्पित हो गया। मेरे बच्चे भी यहीं पले बढ़े, यहीं शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए गए। लेकिन फिर बाद में हम उनको यहीं आसाम में ही अपना योगदान देने के लिए और बुलाए। तो अभी सब हमारे 3 बच्चे हैं, 3 लड़के, तीनों आसाम में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम खुद एमए साइकोलॉजी में हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एलटी लाइसेंसिएट इन टीचिंग, ये एक वहाँ की राजकीय डिग्री है जिसको प्राप्त करने के बाद एजुकेशन में सरकारी संस्थाओं में उच्च पदों तक नियुक्ति मिलती थी। मेरा बड़ा लड़का भी यहाँ सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा से पढ़ाई करके फिर सिलचर में से इंजीनियरिंग करके, और वो भी अभी गुवाहाटी में एक कॉलेज एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को चलाता है। और वहीं से वो नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलाता है। वो नागालैंड में उसके सेंटर हैं, मणिपुर इम्फाल में उसके सेंटर हैं, मेघालय में है और आसाम में भी है, और बिहार में भी 4 सेंटर चल रहे हैं जो वो गुवाहाटी से ही कंट्रोल करता है। और वो बच्चों को ट्रेंड करके और उनका प्लेसमेंट भी वो करवाता है। और वो कॉलेज जो है गुवाहाटी में, वो ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, और बहुत अच्छा एजुकेशन
प्रोवाइड हो रहा है। हमारा दूसरा लड़का सुशील कुमार सिंह, ये प्राइम या शुरुआती एजुकेशन तो सिलचर से किया है, और उसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर्स एमबीए करके वो कर्नाटका यूनिवर्सिटी से, और वहीं में वो बैंकिंग सर्विस में था और वहाँ 12 साल रहा है। और आईसीआईसीआई ग्रुप में वो उनके कई स्टेट्स का हेड था, लेकिन उसको भी हम वापस यहीं आसाम में बुला लिए हैं 12 साल बाद। और वो 2015 से आसाम में ही हमारे साथ, कि हमारी कंपनी के चेयरमैन का सुझाव रहा कि तुम्हारे बाद हम लोग इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिए कि अपने परिवार से कोई आगे देखने वाला नहीं है, तो सुशील को यही वापस बुलाओ। तो वो चेयरमैन खुद ही बात करके और सुशील को यहाँ, तो आज सुशील ये सभी बगानों को वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से वो काम देखता है। और भी हमारे सभी बगान इस वैली के लिए तो सबसे बड़ा ग्रुप हो गया है, जो एक छोटे से बगान से शुरू करके और आज काफ़ी अच्छा स्थिति में पहुंचा है। और तीसरा लड़का वो हायर सेकेंडरी यहीं से किया, आसाम गुवाहाटी से, लेकिन ग्रेजुएशन और मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट में वो ऑस्ट्रेलिया से किया है। 5 साल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके, लेकिन उसको भी हम वापस इंडिया में ही, आसाम में ही बुला लिए, तुम यहीं में अपना बिजनेस करो और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, यहाँ का को कंट्रीब्यूशन दो। तो वो आ गया और वो भी आज 250-300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और अपना 2 फैक्ट्री, पेट्रोलियम बिजनेस भी उसका चल रहा है। तो इस तरह का मेरा पारिवारिक विवरण है। तो जैसा कि आपने सुना, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, स्नातकोत्तर मनोविज्ञान से एलटी भी किया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे और कब आसाम आए। एक्चुअली पढ़ने के समय से ही मेरा था कि हम ये उत्तर प्रदेश से बाहर, पढ़ाई जरूर हम उत्तर प्रदेश में किए हैं, लेकिन हम सर्विस तो आसाम या दूसरे स्टेट्स में करेंगे या विदेश में भी जाएंगे। तो उसी हिसाब से मन में एक मनोभाव लेके हमारा एजुकेशन हुआ। और ये हम कर दें कि 1978 में हम यूएस कैलिफोर्निया जाने का हमारा वो निश्चित हो गया था और हम कुछ दिन बाद ही जाने वाले थे, लेकिन मेरी माँ जो है वो जाने देने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार में इस तरह का एक हादसा हो गया था कि उसके भतीजा डॉक्टर थे, वो लंदन में विजिटिंग प्रोफेसर होते थे, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो विजिटिंग के बाद फिर वहाँ परमानेंट जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वहीं 2 साल के भीतर दूसरी शादी कर लिए और
2 साल तक वापस नहीं आए, तो उनके पिताजी उनको खोजते हुए लंदन गए और वहाँ देख के वो आश्चर्यचकित हो गए और फिर बच्चे से नाता तोड़ के वापस आ गए। और तो वही चीज थी हमारे वहाँ के अंदर भी, वो डर था। तो वो ठीक है, माँ के हिसाब से हम तैयार हो गए कि ठीक है नहीं जाएंगे। तो लेकिन मन हमारा दुखी था। तो उस बीच हमारे ब्रदर इन लॉ बहनोई, छोटे हमसे, वो चाय बगान में दीवान ग्रुप ऑफ टी स्टेट्स में वो ज्वाइन किए थे। तो उनका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने ओवर हुआ था। तो वो चिट्ठी लिखे थे अपने पेरेंट्स को कि हम यहाँ ठीक ठाक हैं, असिस्टेंट मैनेजर कंफर्म हो गए हैं और आपको देखने आना है तो आ सकते हैं। तो उनके पिताजी उस समय रेलवे में ऑफिसर थे, उनको वो पास मिलता था फर्स्ट क्लास का, तो वही आ रहे थे ये हमारे ब्रदर इन लॉ को देखने मिलने। तो हमको भी साथ में वो लेते आए कि आपका मन दुखी है, चलिए 10 दिन आपको घुमा के लाते हैं। तो वो जबरदस्ती हमको लेते आए और यहाँ आने के बाद वो हमारे ब्रदर इन लॉ के मामा जी, मैटरनल अंकल, यहाँ पुलिस ऑफिसर थे करीमगंज में। तो हम लोग वहीं पहुँचे और फिर उन वो आसपास के बगानों को दिखाए, बांग्लादेश बॉर्डर दिखाए। वो सब देखने के बाद फिर हम लोग सिलचर और दीवान में आए पनोई के पास, और वहाँ से फिर हम लोग ये कछार के आसपास के बगानों को देखे और कुछ जानकारी किए। तो हम बोले कि इसमें तो काम करने वाले ज़्यादातर ये माना डाउन ट्रोडन पीपुल, हाँ, लोग हैं। और यहाँ बगानों की स्थिति जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वो स्थिति नहीं है, धीरे धीरे ये डिटोरिएट करते जा रही है। तो अल्टीमेटली तो इनके बच्चों का भविष्य जो है वो ठीक नहीं लगता है। तो इस तरह का हमारे मन में एक आया और फिर हमारी अंतरात्मा से ही जैसे वो प्रश्न किया गया हो कि तुम कुछ कर सकते हो क्या। तो अंदर से ही इस तरह का फिर भाव आया कि हाँ क्यों नहीं। तो उस समय वो टाइम 25 अप्रैल 1978 को हम करीमगंज आसाम पहुंचे थे। और फिर मई और जून 2 महीने था। जुलाई से हम सोच रहे थे कि हम एजुकेशन में ही रहेंगे, नहीं जाएंगे हम बाहर, अपने देश में ही रहेंगे। तो वो सोच के कि 2 महीना हमारे हाथ में है, तो उसी दौरान वो डरबी चाय बगान में हम आए थे। तो यहाँ के मैनेजर थे मिस्टर KSC सारडा, केशव श्यामचंद सारडा। तो उनसे बातचीत हुआ तो वो बहुत इच्छुक हुए कि हम भी उनके बगान को ज्वाइन करें। तो हम बोले कि ठीक है, हमें 1 हफ्ते बाद वापस जाना है, सोचेंगे। तो उनके तरफ से था कि सोचेंगे नहीं, अगर मन बन जाए तो रेडी फॉर ज्वाइनिंग आप आ जाइए, हाँ, और बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे भीतर भी था कि चलो तो अभी 2 महीने टाइम है, हम एक
ट्रायल करके देखते हैं, अगर मन लग गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वापस जाएंगे। तो वही 1 हफ्ते बाद हम रेडी होके 15 मई 1978 को हम इस डरबी बागान में एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के हिसाब से ज्वाइन किए, और यहाँ अच्छा लगा हमको, फिर हम वापस नहीं गए। इसके बाद तो बगानों का सिलसिला शुरू हुआ। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं, कितना सुखद संयोग है कि यहाँ इन्होंने एक प्रशिक्षु के रूप में 1978 में काम शुरू किया था, और आज इसके साथ साथ और 4 बगानों के रेजिडेंट डायरेक्टर हैं माननीय कमलेश सिंह जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नौकरी करने की यहाँ इच्छा क्यों हुई? केवल नौकरी ही करने का उद्देश्य था या और कुछ उद्देश्य था? एक्चुअली आपको ठीक ठीक बतावें तो वो गोरखपुर में एजुकेशन के दौरान हमारा जुड़ाव आरएसएस से हो गया। उस समय हम लोग के एक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, रज्जू भैया के नाम से, वो आरएसएस के उत्तर प्रदेश के संघ चालक होते थे। तो उनसे प्रभावित होके हम आरएसएस ज्वाइन किए और बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे। हम आईटीसी 1966 में हम हाई स्कूल पास किए थे, और वो गर्मी की छुट्टी में जून में वो आईटीसी 1 महीने का वो हम किए। उसके बाद फिर 68 में जब हम इंटरमीडिएट फाइनल एग्जाम दिए, तो एग्जाम के बाद उसकी छुट्टी में कानपुर में फर्स्ट ईयर ओटीसी किए। और फिर ग्रेजुएशन के बाद 71 में बनारस से सेकेंड ईयर ओटीसी भी कर लिए। हाँ, उस समय ये 1 महीने का कैंप होता था। तो इस तरह से एक हमारे भीतर में वो एक अपने लोगों के प्रति सेवा भाव का संस्कार एक डेवलप हो गया। हाँ, कि हर कोई अपने लिए तो जरूर सोचता है और उसके लिए प्रयास करता है, लेकिन अगर अपनी जिम्मेदारी दूसरों के लिए भी आदमी को सोचना चाहिए, और उस सेवा भाव से काम करने से ही वो समाज में बदलाव आता है और समाज के लोग उन्नत करते हैं। तो उसी भाव से हम इसमें लगे कि अगर ये बगान के श्रमिकों के लिए, बगान के कर्मियों के लिए अगर हम अपना कुछ अच्छा योगदान दे सकते हैं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो उसी धारणा से हम कंटिन्यू कर गए। तो आपने सुना कि कैसे आप यहाँ ज्वाइन किए, क्यों, कैसे मन में विचार आया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके और इस साहसिक और कठिन कार्य को चुना जो आपके मनोभाव में आया, तो अपने मनोभाव से थोड़ा हमारे दर्शकों को अवगत कराने का कृपा करें। हमारा ठीक ठीक वो पैसा कमाने का उद्देश्य शुरुआती दौर में जरूर आया था, लेकिन वो शुरू कर देने के बाद से जब श्रमिकों के साथ चलना फिरना काम करना जब हुआ, तो
मन में एक ऐसा वो चिंता डेवलप हो गई कि ये श्रमिक वास्तव में माना सामान्य लोगों से बहुत ही पीछे हैं, और इनके साथ खड़ा होना और इनके लिए कुछ करना, ये वास्तव में असली मैनकाइंड को असली एक सेवा होगी और आदमी का कंट्रीब्यूशन होगा, जो जिसको भगवान भी अच्छा पाएंगे, और बाकी अपने को उस सेवा भाव से समर्पित होने से वो बाकी जिम्मेदारी वो भगवान वो खुद वो तय करेंगे। आपने नौकरी ज्वाइन किया, किंतु आपके मन में यहाँ के श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए सेवा भाव से एक मिशन आया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने दर्बी से काम शुरू किया, कहाँ कहाँ किया और क्या क्या दायित्व आपने निभाया। डर्बी में 15 मई 1978 को हम ज्वाइन किए थे, और यहाँ काम करने के बाद काफ़ी जानकारी हो गई थी, लेकिन यहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उसमें सबसे जूनियर हम थे, मतलब हम नए थे, और बाकी सब सीनियर थे। लेकिन एजुकेशन और समझबूझ के हिसाब से हम अपने को उनसे बेहतर मानते थे, तो उस भाव से हमको लगा कि हमको अपने और तेज गति से दायित्व को बढ़ाना होगा, और उसके लिए हमको ऐसा बगान और क्षेत्र चुनना होगा कि जहां हमारी जिम्मेदारी या हमारा दायित्व अधिक हो और हम कुछ अधिक करके दिखा सकें। तो उसी भाव से हम बहुत जल्दी डर्बी को छोड़ के और मणिपुर टी स्टेट ज्वाइन किए, जो उस समय मणिपुर इस वर्तमान ग्रुप का वही पहला बगान था। तो हम 1980 में 7 सितंबर 1980 को हम मणिपुर ज्वाइन किए। वहाँ हम असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर के हिसाब से ज्वाइन किए, लेकिन वहाँ मैनेजर का जगह खाली था, मैनेजर वहाँ नहीं था, तो अकेले ही वो पूरे टी स्टेट का मैनेजमेंट का जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही था, और हम उसको कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बहुत ही अच्छा कर दिए, और कंपनी हमको वादा की थी कि एक टारगेट देते हुए कि इस टारगेट को पूरा करने पर हम मैनेजर डेजिग्नेट कर देंगे। तो हमने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया, और कंपनी के तरफ से भी वो कंफर्मेशन था कि हमको डेजिग्नेट करेंगे मैनेजर, और उसमें वो प्रयास भी हुआ। लेकिन बीच के एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव के वो हैंडलिंग के वजह से वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, और फिर हम उस मणिपुर को छोड़ दिए। मणिपुर को छोड़ के और हम जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिए, इसी वैली में जलालपुर टी स्टेट को, और फिर वहाँ हम
3 साल काम किए। 3 साल काम करके हम जयश्री के सबसे सफलतम असिस्टेंट मैनेजर रहे और 83 में ज्वाइन करके 3 साल बाद 86 में हमको जयश्री में ही मैनेजर बनाने का कंपनी ने वो ऑफर दे दिया और हम कुछ ही दिन में हमको वो जिम्मेदारी मिलने वाली थी, डिक्लेरेशन हो चुका था।